मेरे दादाजी गांव के सरदार थे। गांव में जिस किसी की भी शादी होती थी, उनके घर वाले एक रात के लिए अपने दुल्हन हमारी हवेली भेज देते थे। सुबह दादाजी उनको एक गिफ्ट देते थे और वो गिफ्ट दुल्हन को ना दिखाती थी और वो गिफ्ट दुल्हन किसी को ना दिखाती थी। और 9 महीने के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती थी। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरत की बात ये थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव से एक दुल्हन आई। उसको मैं अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सब लाइटें बंद थी और फिर अचानक से दादाजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी चीख निकल गई। दादाजी ने मेरे साथ कुछ वाकया दिल दहला देने वाला होता है और इन तकलीफ से गुजरे लम्हों को बयां करने के लिए लफ्ज़ हमेशा कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। गांव में मेरे दादाजी की बहुत इज्जत थी। वो 5 वक्ती नमाजी थे। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से देखते थे, उन्हें बड़ा मानते थे, बहुत लोगों की मदद भी कर देते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था। जब भी किसी लड़की की शादी होती, वो हमारे महल में पहली रात के लिए दुल्हन बनी आ जाती थी और पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। सुबह एक तोहफा दादा उसे देते, वो तोहफा लेकर वो चली जाती। उससे ठीक 9 महीने बाद वो गर्भवती हो जाती थी। मुझे ये बात हमेशा ही अजीब सी लगती थी। भला ये क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के पास जाने के बजाय पूरी रात दादा के कमरे में। मैं जब से 12 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहले तो इन बातों की समझ नहीं थी। अब तो मेरी उम्र भी 25 तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार अम्मी से ये बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताती थी। कहती, तुम चुप रहो और खबरदार आइंदा ये बात पूछी भी तो। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। समरा और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी शादी पर समरा बहुत घबराई हुई थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, दूल्हा की संगत सोचकर घबरा रही हो? मेरी बात पर वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दादा का सोचकर खौफज़दा हो रही हूँ। सच बता नीलो, तेरे दादा नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में रात भर रखते क्यों हैं? मुझे तो अपने होने वाले शौहर और गांव के बाकी लोगों की हालत पर हैरत है। निकाह किसी और से और रुखसती किसी और के कमरे में। समरा की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि वो ठीक ही तो कह रही है। अगले रोज़ दुल्हन बनकर भी समरा के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आंखों में खुशी की चमक की बजाय उदासी थी। रिवाज के मुताबिक वो भी रुखसत होकर दादा के कमरे में बैठ गई। ना जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर ये लड़कियां दादा के कमरे में जाती क्यों हैं। जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और दादा का कमरा नीचे के पोर्शन में। रात के खूब अंधेरे में मैं चीज़ों को टटोल कर अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दादा के कमरे की लाइट जल रही थी। इसका मतलब वो जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा की कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। समरा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ, उस वक्त मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था।
मेरी वालिदा और वालिद भी इस रिश्ते पर रजामंद थे, लेकिन मेरे दादा ने साफ इनकार कर दिया कि नीलो का रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे यह सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। हैरत इस बात पर कि लड़के और उसके घर वाले हर लिहाज से हमारे बराबर थे, तो फिर इनकार क्यों किया गया? और अफसोस इस बात पर कि मेरी सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे, बस मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने पर बहुत दुख था, क्योंकि इसमें ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन दादा न जाने क्यों साफ मना कर रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादा लड़कियों से क्या बातें करते हैं और लोग ऐसे कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सजी सजाई दुल्हन उनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी यह तलाश नहीं होता। भला ये क्या अंधेर नगरी है? मुझे सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही थी, साफ लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे की नोक से देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, तो सामने की दीवार की सफ़ेद रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौटी थी। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में क्या हो रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाते हुए देख रही थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, क्या आप भी शादी के बाद दादाजी के कमरे में गई थी? अम्मी ने कहा, चुप बेशर्म, मैं तो बहू हूँ उनकी, बिल्कुल बेटियों जैसी। अम्मा ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मुझे सोचा कि पूछूं दादाजी क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर अम्मी से कहा, तो दादा अंदर करते क्या हैं? मेरी बात पर उन्होंने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। अम्मी ने कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी कि ये क्या बात हुई? दादा की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह ही नीचे उतर गई। मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक तोहफे का डब्बा था। मैं फौरन समरा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वो अब भी एक फैंसी कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन चुप से थी। मैंने उससे कहा कि समरा, दादा के कमरे में क्या था? दादा कमरे में करते क्या? मेरी बात पर वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मुझे मेरा पति लेने आ चुका है, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ दो। वो मुझसे अपना हाथ छुड़वा कर तेजी से कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ये तो मेरी दोस्त थी जो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती थी। हर बात समरा मुझसे ज़रूर करती थी, और जिस राज को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझे ये राज मालूम हो जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी। मुझे समरा पर गुस्सा भी आया कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ भी है तो उसे बताना चाहिए था। मुझे अपने दादा इस एक वजह से कभी अच्छे नहीं लगते। हालांकि उनका रवैया मुझसे बहुत स्नेह भरा था। चाचा की औलाद नहीं थी और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि दादा की मौत उस वक्त दादी की मौत उस वक्त हुई थी जब मेरे पिता और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं की। अम्मी तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ था। मैंने दिल में सोचा,
अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी दादी कम से कम उन्हें ये सब जुर्म तो ना करने देती जो हर नई दुल्हन के साथ ये करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि समरा से सच उगलवा कर रहूँगी। चंद दिनों के बाद मैं समरा के ससुराल पहुँच गई। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर गले मिली। अपने ससुराल में मेरी तारीफ़ करने लगी। उसका पति भी मुझसे खुश होकर मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन एक रात दादा के पास भेजने से कोई एतराज़ या नाराज़गी थी। मैंने समरा से कहा, हम अकेले में बैठकर बातें कर सकते हैं। वो ये सुनकर कुछ दुविधा में पड़ गई, लेकिन मैं खुद ही उसे उसके कमरे का पूछने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैंने दोबारा से समरा से वही सवाल दोहराया तो वो गुस्से से उखड़ गई। कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हो, जाकर अपने दादा से पूछ लो। मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सबको बताना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो चिल्लाकर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी? अब निकलो मेरे घर से। और तुम्हें ज़्यादा ही जानने का शौक है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे समरा के घर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मैं समरा के लिए दिली हमदर्दी महसूस करते हुए गई थी, लेकिन उसने मेरा ज़रा लिहाज नहीं किया था। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया था। कुछ दिन तो मुझे समरा पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि मैं एक बार को दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाऊं। आखिर पता तो चले कि वो करते क्या हैं। ये सोच आते ही दूसरे ही लम्हे में शिकन से लेकर रह गई। तौबा तौबा, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच की जांच कर दी और उसके बाद मैंने इस मुद्दों पर सोचने से बचना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वो रिश्ता भी हमारे मध्य मुकाबिल का था, लेकिन दादाजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि बहुत हो चुका, आप लोग क्यों दादा की हर बात चुपचाप मान लेते हैं? क्या मुझे यूं ही घर बैठा कर रखोगे? मेरी उम्र की सारी सहेलियां अपने घर की हो चुकी हैं और मैं अभी तक मायके की दहलीज पर बैठी हूँ, दादा की वजह से। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, बेशरम, गैरत बेच खाई है तूने, जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही है। यही अपनी ज़बान को दबा ले। अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो ख़राब हो जाएगा कि लड़की होकर खुद से शादी की ख्वाहिश कर रही है। अम्मी ने मुझे दबे लहजे में गुस्सा दिखाते हुए कहा ताकि उनकी आवाज़ कमरे से बाहर न चली जाए, लेकिन अम्मी की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई। हाँ, अच्छे उसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही, लेकिन किसी को मेरी शादी की फ़िक्र नहीं है, और अगर मैं अपने मुंह से बात कहूँ तो बहुत गलत होती जाती हूँ। और वो दादा जब खुलेआम नई नवेली दुल्हन बनी लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं, उस पर किसी को गलत नहीं लगता। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने उठकर मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारे। कहने लगी, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। आइंदा अगर दादा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम्हारे पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रह गई। अब तो मेरी जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी कि आखिर दादा ऐसा भी क्या नेक काम करते हैं कि नई नवेली दुल्हन के साथ एक कमरे में रहते हुए भी तन्हाई में जो सबके दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि कोई भी उनके किरदार गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात भी समझ नहीं आई उन्हें कि जहां मर्द और औरत तन्हा हो वहां तीसरा शैतान होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी सवरी हो और एक मर्द चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो,
उस दुल्हन को पूरी रात छुए भी ना। मेरी अंकल दंग थी इस हालात पर। अब मुझे किसी नई शादी का इंतज़ार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन के बजाय दादा के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 माह बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया था। दादा इस बार पहले से ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई। निकाह में नया जोड़ा पहना, इत्र की खुशबू पहले से ज़्यादा लगाई। ये सब देखकर मेरा दिल नाराज़ हो गया था। जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो 16 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि मैं देखकर दंग रह गई। वो लड़की बुरी तरह घबराई हुई और बदहवास थी। पहले उसे हमारे बड़े से लाउंज में बैठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो इस बार मैं भी बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लाउंज में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और खुद ओढ़ लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने तो दुपट्टे से अपना मुंह घूंघट निकाला और जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई। उसके कुछ ही देर बाद किसी ने मेन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मेन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर दादा के कमरे में बिठा दिया। मेरा दिल न जाने क्यों खौफ से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी। अगर मेरा पोल खुल गया तो मेरे बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादा ने जब कमरे में दाखिल होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तो क्या होगा, सोच सोच कर मेरे अंदर से जान निकली हुई थी। कुछ ही देर में दादा मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं, तुम उनमें से सबसे ज़्यादा कम उम्र और हसीन हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कल तलाक दिलवा कर अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठाते, मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वो कहने लगे, मैं कह दूंगा कि तुम किरदार की अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। मुझे वैसे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुशी से रहना चाहूँगी, अगर आप मेरी एक शर्त मान लें। तो वो कहने लगे, जो कहोगी मैं ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूंगी। वो कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो, जो मेरी बात खुशी से मानने को तैयार हो गई। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में गलतफहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा और मैं कहूँगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। मेरी बात पर वो हंसकर बोले, ये भोले भाले बेवकूफ़ गांव के लोग हैं, ऐसे ही किसी बात पर इन्हें गुमराह कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वो बोले कि वो शुरू से ही सबके दिलों में अपनी नेक नामी की धाक बिठा चुके थे। जब दादी का मौत हुआ, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब में एक नेक बुजुर्ग आने लगे हैं, जिनकी नेक रूह उनके अंदर पर वास कर जाती है और वो हर बार लड़की का किरदार एक रात में ही जान जाते हैं और वो पाक रूह
औरत की ख्वाहिश से पाक है। उस औरत को बिना छुए ही एक प्रक्रिया करने से उसकी पाक दामनी बता देती है, बल्कि वो प्रक्रिया पूरा पढ़ना है। लोग ये सुनकर मेरे दादा की बात पर यकीन करने लगे। दादा को औरत की हवस थी, लेकिन इसलिए वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये राह अपनाए हुए थे। हर कुंवारी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम ये दूध पी लो और सो जाओ, ताकि मैं अपना अमल शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगते और सुबह एक तोहफ़ा उसके हाथ में रख देते हैं, जिसमें सोने की कोई अंगूठी होती, और कहते अगर इस डब्बे में अंगूठी निकली तो समझ जाना कि तुम पाक दामन हो। पहले पहल तो लड़कियां यही बात मान लेती थी, लेकिन समरा ने दूध पीने से इनकार कर दिया था। ये बात दादा ने खुद बताई कि वो लड़की बहुत तेज थी। कहने लगी मेरे साथ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी। चुपचाप से जो पढ़ाई करनी है वो करो, वरना तुम्हारी ढोंगी होने की शोर मचा दूंगी। दादा ने कहा वो पहली लड़की थी जिसे वो डर गए थे। उसे पूरी रात गुनाह के लिए उकसाते रहे, पैसों और तोहफ़ों की लालच भी देते रहे, लेकिन वो किसी तौर पर ना मानी। बस इतना करने से मानी कि दादा की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम लेकर कही थी। उसके जो बाद दादा ने जो कहा, मेरी रूह फना हो गई। कहने लगे तुम्हारे बाद मैं एक लड़की से और निकाह करूँगा, बस उसी के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊँ कि नेक नामी भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा वो कौन है? कहने लगे नीलो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगी पोती थी और वो मुझ पर ऐसी गंदी नज़र रखते थे। मेरा तो सर पूरी तरह से चकरा कर रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी? किससे सुन रही थी? मेरा दिल किया कि दादा का गला दबाकर उन्हें जान से मार डालूं। मेरा गला फूलने लगा। मैं इस असलियत से अनजान थी। शायद मेरे अल्फाज नहीं थे, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा बड़े मियाँ वो आपकी सगी पोती है। मेरी बात पर हंसने लगे। कहने लगे काहे की सगी? वो गोद ली हुई है। मेरे दोनों बच्चे औलाद से महरूम थे। ये लड़की मेरी बहू की भतीजी है। जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे ये अच्छी लगने लगी। तब से मैंने ये सोच रखा है कि ऐसा क्या करूं कि उसे अपना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वो मेरी पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया। लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूँ, वही आजमाऊंगा। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। ये सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है क्या? फिर याद आने लगा कि मेरी उस्तानी कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं ख़त्म होती। उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो, वो उतनी ही बढ़ती जाती है। और गुनाह किसी दलदल की तरह होता है। इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादा की सारी सच्चाई मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादा मुझे देखकर दंग से रह गए। कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप नेक कामी का लबादा बहने एक कब से लड़कियों के साथ गुनाह कर रहे हैं? आपको ज़रा सी शर्म नहीं आई? मुझे अफसोस है लोगों की नादानी सोच पर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के रंग उड़ गए। मुझे लालच देने लगे, पैसों का, सोने चांदी का। मैं बेड से उतरकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचा मचा कर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई। दादा को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को ख़त्म किया था
और लोगों को भी ये समझने की कोशिश की थी, और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की थी, ऐसे किसी की बातों में आकर अपनी बाकिरदार बेटी को किसी दरिंदे के सामने उसकी हवस का सामान न बनाए। धन्यवाद दोस्तों।